रुख करने वाले हैं। कुछ और पलों का इंतजार, यानी कि मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता होंगे और आमने सामने यानी कि सवाल भी पूछे जाएंगे और ये भी देखना होगा कि कैसे जवाब उसका दिया जाता है। और आइए, क्योंकि थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया न्यूज नेटवर्क आखिर किस मुकाम पर पहुंचा। एक छोटा सा एवी हम आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा मुझे शायद कुछ झलकियां आज के इस कार्यक्रम के बारे में और आपको कौन कौन हस्तियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं 48 घंटों में, उनके बारे में आपने परिचय स्क्रीन पर देखा। जी हां, इंडिया न्यूज़ मंच देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच सज चुका है देश की राजधानी में और आपको दिखने को मिलेंगे इस मंच पे 14 केंद्रीय मंत्री, 40 सांसद, 1 राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम और राजनीतिक हस्ती। जैसे हमने कहा, हर क्षेत्र से आपको राजनीतिक हस्तियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और अब समय आ गया है कि आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। अगला जो सेशन है वो बेहद खास होने वाला है। अगले सेशन का शीर्षक जो है वो ये, आज की राजनीति और रणनीति। किन किन राजनीतिक मुद्दों की आज देश में सबसे बड़ी चर्चा है, कौन से हावी मुद्दे हैं जनता के मन में, ये टटोलेंगे हमारे अगले 2 बेहद खास मेहमान। बिल्कुल, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी का, और साथ ही साथ हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कांग्रेस लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी जी का। मैं अनुरोध करूंगी आप दोनों ही मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राकेश सिन्हा जी, आपका स्वागत है। धर्मवीर गांधी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं इंडिया न्यूज मंच के अगले खास सेशन में। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी सीनियर एंकर खुशबू मिश्रा। खुशबू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो थैंक यू उदय एंड पुनीता, बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाएं इस सेशन के शुरू होने से पहले। और पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, बात होती भी है समय समय पर। और आज क्योंकि एक तरफ धर्मवीर जी है और एक तरफ राकेश सिन्हा जी हैं, तो इससे अच्छा मौका और हो क्या सकता है। तो मेरा पहला सवाल धर्मवीर जी, सबसे लेटेस्ट जो रहा है, जो अभी एक रामलीला मैदान में जो नारा लगा मोदी जी के लिए, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? वो गलत था, सही था? क्योंकि वो कहा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये नारा लगाया था, क्या एक्शन लिया गया? नहीं, वो कांग्रेस कर रहे हो, आम जनता भीड़ थी, भीड़ में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ उत्तेजना में आकर नारे लगा जाते हैं, पर उस पे स्टेज से उस बात का कभी अनुमोदन नहीं हुआ, कभी उसको हल्लाशेरी नहीं दी गई और कभी उस बात पे मोहर नहीं लगाई गई। वो कांग्रेस का नारा नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप का नारा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का नारा नहीं है। वो बहुत से लोग जो उत्तेजित, गलत है सर, गलत है। नहीं, ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए। राजनीति का स्तर इससे निश्चित तौर पर गिरता है। डेफिनेटली जी।
ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं राकेश सिन्हा सर, पिछले कुछ समय से जिस तरह से राजनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि धर्मवीर जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो मंच पर थे नहीं, ये मंच पर से नहीं बोला गया है और ना किसी लीडरशिप ने बोला है, लेकिन इस बात को लेकर कई बार और अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा, इस बात को लेकर हंगामा रहा है। देखिए, धर्मवीर जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कार्यकर्ता वही करता है जो नेता करता है, और कांग्रेस पार्टी ने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो नफरत का भाव पार्टी दिखाती है, नीतियों से विरोध होना, कार्यक्रमों से विरोध होना, व्यक्ति से विरोध होना अपनी बात है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दो देश में कि हिंसा का माहौल हो जाए, हिंसक शब्दों का उपयोग हो, ये कांग्रेस पार्टी ने 2014 से किया है। जवाहरलाल नेहरू जी से विरोध था, इंदिरा जी से विरोध था, राजीव गांधी जी से विरोध था, लेकिन उस विरोध को बोफर्स के समय में भी या जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 62 में युद्ध हारने के बावजूद, इंदिरा जी के समय में आपातकाल लगाए जाने के दौरान किसी ने भी हिंसक बातें नहीं की थी। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उस स्थान पर पहुंच गई है जिसमें राजनीति में हिंसा का समावेश हो गया है। विमर्श की हिंसा ही जमीन पर हिंसा को जन्म देती है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कांग्रेस पार्टी को इस नारे से नफरत था तो उस कार्यकर्ता को आइडेंटिफाई करना, मंच से माफी मांगना, उस कार्यकर्ता को निकाल देना। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, दर्शकों के लिए अच्छा होगा, कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बात 1950 के दशक की है और कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था। किसी ने आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए, हिंसक नारे लगाए। पट्टाभी सीतारमैया ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया, कहा जब तक वो कार्यकर्ता आकर माफ़ी नहीं मांगेगा मंच पर नहीं जाऊंगा। राजनीति में कैसे चीज़ों को दुरुस्त की जाती हैं। जनसंघ से पट्टाभी सीतारमैया का विरोध था, आरएसएस से विरोध था, लेकिन राजनीतिक संस्कृति को दुरुस्त करना सभी पार्टियों का साझा काम होता है, जिसमें कांग्रेस विफल हो रही है। ठीक है, और ठीक है, मैं इसका जवाब भी आपसे लूंगी, लेकिन क्या धर्मवीर जी इतना ज्यादा इजी है जो? अच्छा सर, एक बात ये भी है कि ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, मतलब अगर भारतीय राजनीति पहले भी होती रही है, लेकिन जिस तरह से अब शब्दों का चुनाव तमाम पार्टियां अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करने लगी है, वो कहीं ना कहीं गलत है और अपने हिसाब से फिर सही भी बताती है। बहरहाल सर, ये जवाब तो आप दीजिए ही, और ये भी बताइए कि क्या इतना आसान है, मतलब ये सिर्फ कह देना कि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्योंकि इससे पहले बिहार में भी हुआ जब यहाँ तो पार्टी के भीड़ में से नारे लगे हैं, लेकिन सर मंच तो वो था ना। खुद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की विधवा कहना श्रीमती सोनिया गांधी जी को और अलग अलग नामों से पुकारना। सर मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि हर पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो भाषा की मर्यादा है और जो राजनीतिक व्यवहार है, जो विरोधी पक्ष को दुश्मन बना देना है, ये पहली बार 14 के बाद भाजपा ने ये संस्कृति शुरू की है राजनीति। ठीक है, तो ये सर आप मानते हैं कि हर पार्टी को ये थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है? बिल्कुल, भाषा की मर्यादा और संस्कृति जो है। चलिए सर, अब मैं दूसरे मुद्दे पे, उसका चयन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आती हूँ। सर, संसद का मॉनसून सत्र, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, ऑपरेशन सिंदूर को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 2 दिन चर्चा हुई, उसके अलावा एक दिन सत्र आप लोगों ने चलने नहीं दिया। शीतकालीन सत्र चल रहा है, कंटिन्यूअसली हंगामा हो रहा है। जो हम टैक्स पेयर्स हैं, करोड़ों रुपए जो हैं लगते हैं संसद सत्र को चलने में, ऐसे कैसे काम चलेगा सर? संसद सत्र चल रहा है, जनता की बात ही नहीं हो रही वहां पर। देखो, असल में जो राजकर्ता पार्टी है, जो सरकार है, वो चर्चा चाहती नहीं, चाहे वो माननीय अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे। तो सर आप दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाते? जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, सरकार चर्चा नहीं चाहती। अच्छा। सरकार जो सदन चलाने का काम सरकार का होता है, जो मंत्री रिजिजू साहब है, उनका काम है कि विरोधी पक्ष को विश्वास में लेना और मुद्दे तय करके चर्चा शुरू करना। ठीक है, तो सर संसद का शीतकालीन सत्र भी क्या ऐसे ही चला जाएगा? यूं ही हंगामा बरपता रहेगा? जो सांसद वो आएंगे, वेल पे चिल्लाएंगे और फाइनली जो अध्यक्ष वो कहेंगे कि सत्र जो है फिलहाल अब अभी आगे बढ़ेगा, और यूं ही होता रहेगा क्या? ये देश का दुर्भाग्य है जो संसद टैक्स के पैसे से चलती है और जिसमें वे सभी महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं जो सामान्य लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उस पर बहस नहीं करना और बहिष्कार करना। मैं एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती है चर्चा नहीं चाहते हैं। चुनाव में हार और जीत जनता फैसला करती है। 1977 में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। 84 में विपक्ष हार गया था
वो एक सहानुभूति का मुद्दा चला इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस की भारी विजय हुई। तब तो विपक्ष ने नहीं कहा कि वोट चोरी हुई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो वोट चोरी हो गई। 10 घंटे के बहस के बाद विपक्ष एक प्रमाण नहीं बता पाई वोट चोरी का। तो देश को भ्रमित करना, देखिए देश को भ्रमित करना एक छोटी सी बात रह गई है। पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का जो काम राहुल गांधी जी ने किया है वो 70 साल से किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं किया है। ठीक है, देश विदेश के मंच पर जाकर ठीक है, यह कहना कि इस देश में वोट की चोरी होती है, इस देश का चुनाव आयोग गलत है, यह कह देना सामान्य बात नहीं है। जो देश यह दावा करता है कि लोकतंत्र की जननी है, जिस वैशाली लिच्छवी में लोकतंत्र का जन्म हुआ, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में ऐसी बातें करना मुझे लगता है विपक्ष के लिए उसके दिवालियापन का सूचक है। ठीक है, आप इस बात से सर कितना सहमत रखते हैं कि राहुल गांधी को क्या देश में जो समय है कम मिल जाता है या फिर लोग कम मिल जाते हैं उनको जिनके पास वो बातें रख नहीं पाते? और दूसरी बात, आप हमेशा से चुनाव हारने के बाद शायद आप लोगों ने एक वो बना लिया है कि कभी ईवीएम, उसके बाद थोड़ा आगे बैलेट पेपर, फिर अब ये एसआईआर, वोट चोरी, तमाम चीजें आप कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप संवैधानिक पदों का इतनी तकलीफ है आपको, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी तो संवैधानिक पदों पर ही हैं, छोड़ दीजिए फिर। नहीं, क्यों हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो सरकार के जो जितने ये कार्य तो कर रहे हैं ना वोट चोरी से होता है। मैं आपको बताता हूँ, लोग बहुत अरसे से देख रहे हैं देश में कि चुनाव आते हैं, चुनाव के जो ओपिनियन पोल है वो कुछ कहते हैं, एग्जिट पोल कुछ कहते हैं, जब नतीजा आता है उसके बिल्कुल उलट आता है। ये एक नहीं दर्जनों बार हो चुका है। महाराष्ट्र क्या ये पहले नहीं होता था? महाराष्ट्र के इलेक्शन में 6 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन में जो महाविकास गाड़ी है वो बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे आता है। 6 महीने बाद 80 लाख वोट बढ़ जाते हैं। 80 लाख जो 5 साल में नहीं बढ़ते, वो 6 महीने में इलेक्शन में बताना चाहिए कि वो 6 महीने में 80 लाख वोट कहां से आए और कैसे भाजपा और उसके सहयोगी दल जीत पाए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है सर, मेरा ये कहना है, यही हरियाणा इलेक्शन में एक विदेशी औरत 60 जगह में वोट डालती है, हमने प्रूफ दिया है। राहुल गांधी ने 3 मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबूत दिए हैं और इलेक्शन। चलिए, आप ये सारी बातें, उसका कोई जवाब तक नहीं। ठीक है, आप ये सारी बातें कहते हैं, आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? और दूसरी बात ये कि अगर ये सारी बातें इतनी सच है तो जनता कन्विंस कैसे नहीं हो पा रही है? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि कोई बात आज करे, आज उस जनता। मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव से पहले आपको बार-बार अपनी बात कहनी होगी, उस पर जोर देना होगा, लोगों को समझाना होगा। और इस लोकतंत्र तो अगर ऐसा ही है तो फिर आप लोग सर कैसे, बंगाल चुनाव के फिर तो नतीजे आपको अभी से पता होंगे? नहीं, ये तो कोशिश करेंगे ही। अच्छा, बिहार में किया, हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी कम से कम 70 सीटों पे इन्होंने वो सारी हेराफेरी। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसके बाद मेरे पास एक और मुद्दा है जिस पर मुझे काफी बात करनी थी। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर हैं, टीएमसी से फिलहाल निष्कासित हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इसको लेकर बहुत बवाल हुआ और उसके बाद गीता पाठ दिखाया गया, आप कहा जा रहा है राम मंदिर भी बनेगा। क्या धर्म को लाना सियासत में बिल्कुल मैंडेटरी है आज के टाइम में? बना दिया गया है भाजपा द्वारा। अच्छा, इससे पहले कभी धर्म राजनीति केंद्र में नहीं रहा है। लोकतंत्र था, भाजपा ने बना दिया। धर्मनिरपेक्षता थी, भाजपा ने लाके बाबरी मस्जिद को उसको ढाके और उसको वहां पे राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उठा के सारे देश में जो एक धार्मिक जो स्वभाव था उसको खत्म किया, जो धार्मिक ध्रुवीकरण किया, उसके कारण देश की माहौल खराब हुआ। और आज हालत है जो मुर्शिदाबाद में हुआ, मैं उसका बिल्कुल हम ही नहीं हूँ, उसका विरोध करता हूँ। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, पर उसकी बुनियाद भाजपा ने। ठीक है, राकेश सिन्हा जी कितना सहमत है इससे कि 2014 से पहले ये नहीं होता था और अब बिना धर्म को लाए राजनीति होती नहीं? जिस राज्य में चुनाव होने उससे पहले वहां पर बात विकास की बाद में होती है कि भाई ये काम होना चाहिए, इस सरकार ने ये काम किया। उससे पहले धर्म इतना ज्यादा उस जगह को घेर लेती है कि उसके आगे शायद कुछ सोचना समझना ही नहीं रह जाता। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, धर्म का राजनीति में तो उपयोग होना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म और आस्था अपनी चीज है और राजनीति अलग चीज है। लेकिन भारत में संस्कृति और आध्यात्म हमारा दर्शन है। यदि हम वेद, उपनिषद, रामायण, स्मृति को छोड़ दें, राम कृष्ण शिव को छोड़ दें, तो इस देश में की संस्कृति में बचेगा क्या? जो लोग भगवान राम के मंदिर के निर्माण का आज भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण ने धर्म को राजनीति मिलाया, राम मंदिर के निर्माण ने आदर्श राजनीति की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो
काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। करोड़ों हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच नहीं पाते थे। जिस देश में आस्था केंद्र हो, जिस देश में भगवान राम जीते मटे सुबह शाम जुआन पे हों, उस भगवान राम के मंदिर के निर्माण पे कांग्रेस को आज भी तकलीफ है। ये दिखा रही है कि कांग्रेस आज भी रोम राज्य में विश्वास करती है, राम राज्य में विश्वास नहीं करती है। महात्मा गांधी के मुंह में राम था, सोनिया जी के मुंह में रोम है। रोम राज्य बनाम राम राज्य की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी इसी कारण से पतन की ओर जा रही है। ठीक है, मानते हैं इस बात से। एक अंतिम बात, बड़ी सस्ती बात कर रहे हैं मेरे आप भारी कर दीजिए। एक अंतिम बात मैं कह दूं, रोम का जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बड़ी सस्ती राजनीति है। मुझे इनसे आशा नहीं थी कि इस स्तर पे जो उतरेंगे, परंतु ये बात सत्य है कि जब से भाजपा केंद्र में आई है, ये मुद्दा गरमाया है। ठीक है, धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, ठीक है, मॉब लिंचिंग हुई है, जो अल्पसंख्यक है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मस्जिदें ढाई गई हैं, गिरजाघर ढाए गए हैं, और हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसका हनन हुआ है। उस पर तो अब ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं लगता आपको? एक मैं बात कर दूं, एक बात मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने पूरा ध्रुवीकरण कर दिया है। ये कहते अब क्या लगता है आपको? हमें अब क्या लगता मुसलमान है? का, इनके नेता बोलते हैं हमें मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। अच्छा, उनके हमें वोट की जरूरत ही नहीं है। और जिनका मकसद ये है कि हिंदू धर्म के नाम पर ये ध्रुवीकरण करके सत्ता बने हिंदू के नाम पर सर ध्रुवीकरण, और कहीं ना कहीं सीधे सीधे जब कुछ बड़े जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम्स का वोट नहीं चाहिए, तो मैसेज क्या जाता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन पिछले 1000 साल से मुस्लिम समाज यदि वहीं खड़ा है जहां से आया था, तो फिर देश में एकता नहीं हो सकती है। मैं धर्मवीर जी से पूछना चाहता हूं कि आप मालदा मुर्शिदाबाद के उस बस्ती में, अररिया पूर्णिया कटिहार के उस बस्ती में मैं आपको रख आता हूं, 1 महीने तक रहकर दिखा दीजिए। कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर मूर्ति पूजा करना, विवाह शादी में बारात निकालने के लिए मौलवियों से अनुमति लेनी पड़ती है। जिस देश में धर्मनिरपेक्षता की नींव वैसी हो कि जब सांजन पोर्ट पर पारसी आए तो राजा ने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो राजा ने 1 गिलास दूध भेज दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो पारसियों ने उसमें दूध में चीनी डालकर भेज दिया कि हम दूध में चीनी की तरह मिल गए। तो पारसी मॉडल इस देश के मुट्ठी भर पारसियों ने, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 1885 में कांग्रेस बनी, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 72 डेलीगेट्स आए, कांग्रेस के डेलीगेशन में 72 डेलीगेट्स आए। उसमें 59 हिंदू थे, 2 मुसलमान थे, 2 क्रिश्चियन थे, 9 पारसी थे। तो मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में पारसी मॉडल लागू हो। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है कि अब सहभागिता, सहवास और सहयोग की भावना है या नहीं है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 11 साल कम पड़ गए हैं सत्ता में, और सरकार को इस चीज को डेवलप करने में कितना टाइम और लगेगा? एक बात तो निश्चित है कि 11 साल में उन तमाम लोगों को समझ में आ गई है कि यदि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। इस देश में रहना है तो भारत के सरहद की सरहद, ये बहुसंख्यकवाद है, ये धर्मनिरपेक्ष और हमारी जमहूरियत के खिलाफ है। बात सुनिए, 1 मिनट बात करता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात में इतना समय से राज कर रहे हैं, दिल्ली में 11 साल से राज कर रहे हैं, किसी भी जमात की जो उसकी राजनीतिक नुमाइंदगी है वो तय करती है कि उसका समाज में क्या स्थान है, उसके क्या अधिकार है। एक भी बिहार गुजरात में एक भी विधानसभा सदस्य मुस्लिम क्यों नहीं बन पाया, और दिल्ली में एक भी लोकसभा में मुस्लिम इनका प्रतिनिधि क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ये इनकी राजनीति यही है। तो मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आप मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल इक्वली लेके चलती है सब कुछ, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जाके समीकरण नहीं करते, आप अपने हिसाब से नहीं देखते कि कहां पर किसको उतारना है? वो होता है, पर जिस मतलब ये ज्यादा करते हैं, आप कम करते हैं, जिस नगण्यता से और जिस प्लान से। मैं वही कह रही हूँ, बीजेपी ज्यादा करती है और कांग्रेस कम करती है। जिस दूषित मन से ये करते हैं वो हमारे लिए बहुत घातक है। अच्छा ठीक है, आप मतलब सही मन से करते हैं, ये दूषित मन से करते हैं। जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि हम सबको लंबे समय तक लंबी दूरी तय करनी है। इस देश में दूरी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि हम बहुत दूर तक साथ नहीं चल सकें। लेकिन यह कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि साथ रहने के लिए यानी संविधान की सारी धाराओं का लाभ तो उठाएं और संविधान के जड़ में मट्ठा डालें। अभी जो अल्पसंख्यक संस्थान है जिसकी जड़ें दिल्ली के बम कांड से जुड़ी हुई हैं,
ये अल्पसंख्यकवाद इसी कांग्रेस का है कि ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान खुलते हैं और बम बनाने और देश में आतंक फैलाने की योजना बनती है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहती है तुम मेरे पास आओगे तो तुमको टिकट देंगे, नहीं आओगे टिकट नहीं देंगे। मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, मुसलमान हमारा सदस्य नहीं बनेगा तो हम उसके घर पे जाकर टिकट देने नहीं जा रहे हैं। 100 साल नहीं आएगा, 100 साल टिकट नहीं देंगे। और मुसलमानों को भारत में रहने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, वे इतने ही देशभक्त हैं जितने हम हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवहार में उनमें परिवर्तन नहीं होगा तो चाहे सत्ता में कोई दल रहे, आतंकवाद की समस्या, आंतरिक संकट से गुजरना ही पड़ेगा, जो हमने दिल्ली में देखा। मैं और अंत में कहूंगा, मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज की बात मैं इसलिए करता हूं कि वहां रहने वाले हिंदुओं का पलायन किस तरह से हो रहा है आप जाकर देख लीजिए। पलायन सिर्फ यह नहीं हो रहा है, वहाँ संपत्तियां खरीदी जा रही हैं, हिंदू घर छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, हमें हकीकत और वास्तविकता में जीना चाहिए, और हकीकत वास्तविकता यह कहता है कि धर्म के बीच द्वंद्व न हो, सांप्रदायिक झगड़े नहीं हो, लेकिन इसका स्थायी समाधान तभी होगा जब मुस्लिम समाज आत्मालोचन करेगा। ठीक है सर। कुरान मस्जिद उसके साथ रहे, कोई आपत्ति नहीं है, अपनी पूजा पद्धति पर रहे, लेकिन देश की राष्ट्रीयता, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत से परहेज न करे। ठीक है, ये बातें आपने कही, मतलब कि कुल मिलाकर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो वंदे मातरम है वो कहना पड़ेगा, हालांकि एक वर्ग इसका जरूर विरोध करता रहा, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। देखिए, संविधान में ही वंदे मातरम, यदि बंकिम के वंदे मातरम से परहेज है, जिसके कारण 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ लोगों ने बायकॉट किया, नहीं कहेंगे, फिर 1935 में उस पर बैन लगाने की बात कही। आज आज़ादी के बाद भी वंदे मातरम को यदि सजा भुगतनी पड़ेगी तो इसका अर्थ है ये हमारी कायरता है। हिंदू समाज इस बात के लिए अब सचेत है, संगठित है, और इस बात के लिए आग्रही है कि किसी भी प्रकार के हम संकट का सामना अपनी मजबूती से करेंगे। जाति धर्म के आधार पर हम विभाजन नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जाति धर्म की राजनीति करेंगे उनका मुकाबला करने के लिए हिंदुत्व है, और मुझे लगता है हिंदुत्व ही इस देश का राष्ट्रीयता है। ठीक है, इस पे तो आप मुझे जवाब दीजिएगा ही, लेकिन जो पिछले कुछ समय से आप लोगों की राजनीति रही है, एक समय की आप सबसे बड़ी मतलब पुरानी पार्टी, और अभी जिस तरीके से आप लोगों का जनाधार नजर आता है, कहीं कोई कमी लगती है? ऐसा लगता है कि वर्कआउट करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को कोसने के अलावा, बोलने के अलावा? क्योंकि कहीं ना कहीं सर वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना, जो चीजें कम हुई है उस पर। हमारा संविधान बहुत मजबूत है, ठीक है, उसकी जड़ें तो उसके लिए जाकर विदेश में क्या जरूरत है बोलने की कि देश का संविधान जो है वो वोट नहीं देने दिया जा रहा? देश के लोगों से क्यों नहीं कह सकते? हो रहा है। ये इनके खुद इनके संसद सदस्य बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं कि अगर 400 पार जाएंगे तो संविधान बदलेंगे। इट इज ऑन द रिकॉर्ड। ये इन खुद बोलते हैं ये, और इनकी जो मंशा है कि इस संविधान को जो सर्वसम्मत संविधान है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ इसको धर्म, आप 400 पार जाएंगे तो आप संविधान बदल देंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। इसकी बुनियाद में 2 साल से अधिक हमारे सांसदों ने बहस किया, और संविधान सभा की एक छोटी बात बता के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये संविधान कैसे बना? इस संविधान एक चीज सिखाता है संविधान सभा कि अतिरेक को भी सुनो, अतिरेक से भी संवाद करो। संविधान सभा में एचवी कामत ने कहा कि ईश्वर शब्द को प्रस्तावना में लाना चाहिए। पूर्णिमा बनर्जी ने कहा ईश्वर शब्द पर बहस मत कीजिए, उनकी तो पूजा करते हैं। लेकिन एचवी कामत ने कहा लोकतंत्र में सूरज के नीचे जितने विषय हैं सब पर बहस हो सकती है। बहस हुई, वोटिंग हुई, ईश्वर शब्द रहे 41 मत मिले, ईश्वर शब्द नहीं रहे 68 मत मिले। तो संविधान सभा में एक और प्रस्ताव आया, गांधी को संविधान सभा में लाया जाए। तो गांधीवादी कृपलानी ने विरोध किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा नीदर गॉड नॉर गांधी। तो यह संविधान सभा तो ऐसा है जो दुनिया के संविधान सभा को आईना दिखाता है। मुझे लगता है समय के साथ जब परिवर्तन होता है, दलितों के लिए, वंचितों के लिए। राकेश जी, आखिर वजह क्या है कि इतना ज्यादा पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी पहली लाइन ही यही होती है? देखिए, राहुल गांधी को भारत की समझ नहीं है, और उनको समझाने वाले भी लोगों की समझ नहीं है। यदि समझ होती राहुल गांधी को तो ये इतनी लंबी यात्रा करके भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो संविधान बदल देंगे, वोट की चोरी हो गई, उनकी आयु इसी में बीत जाएगी। मुझे लगता है राहुल जी को घर बसाकर कुछ समझदारी विकसित करनी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाली टाक का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दे रहा है इस फोरम पे। तो आप सीरियस वाला बता दीजिए, आप सीरियस वाला बता दीजिए। अगर इन्होंने व्हाट्सएप वाली बात करी, मेरा सवाल यही है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इतना अविश्वास कैसे हो गया है? हो गया है, लेकिन आम जनता को तो नहीं हुआ। आम
जनता को हुआ है? इलेक्शन कमीशन हाँ। एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम देश में निष्पक्ष इलेक्शन करवाना है। तो आप जहाँ चुनाव जीतते वहां पर निष्पक्ष नहीं होता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, ठीक है। तो जो संविधान में प्रावधान था हाँ। कि इलेक्शन जब इलेक्शन में चुनाव होगा ठीक है। तो राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री होंगे, हाँ। नेता विपक्ष होगा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। इस सरकार ने जानबूझकर अपने पक्ष का चीफ इलेक्शन लाने के लिए जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा। और जब दोबारा उन्होंने इसको पास किया, दोबारा फिर कानून बना के उसको बाहर नेता निकाल दिया। प्रतिपक्ष रखा था उस बिल्कुल दौरान? ना, नेता फिर वो तो 2 वोट एक अमित शाह हो गए, अच्छा। एक मोदी साहब हो गए और तीसरा नेता विपक्ष अच्छा। हो गया। तो वो निष्पक्षता कहाँ गई? वो खत्म कर दी इन्होंने। अच्छा। अपनी मर्जी का चुनाव नियुक्त करके तो कुल मिलाकर- अपनी मर्जी के चुनाव नतीजे पाकर ठीक ये है। सत्ता में बने हुए हैं और जिस दिन ज्यादा बार चलने वाले नहीं है, लोग उठेंगे और इनको कितना रास्ता वक्त दिखाएंगे। लगेगा लोगों को उठने में, मतलब आप लोगों को उठाने में? ये हिस्ट्री है, हाँ। हिस्ट्री में 10 भी लगते थे, हाँ। 50 भी लगेंगे, 5 अच्छा। भी लगेंगे, 100 भी लगेंगे। ठीक है। I can't say. पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, सबके साथ लड़ेंगे? देखते हैं TMC के साथ। लोग जो माहौल बनेगा वो हम लोग बात करेंगे। मतलब डिपेंड करता है कितना कंफर्ट हो पाएंगे, क्या मुद्दे मिल पाएंगे, नहीं मिल नहीं, पाएंगे। वो देखेंगे ना कि हमारे पार्टनर है वो हाँ। लोकसभा में हमारा साथ भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, तो अब देखें इलेक्शन में क्या स्ट्रेटजी बनती है। लगता है आपको कि ये गठबंधन जो इंडी गठबंधन था वो बहुत ही कंफर्ट के हिसाब से चलता है? मतलब दिल्ली में देख लो कि जो ज्यादा मोहब्बत में उसको सपोर्ट कर दो, पश्चिम बंगाल में अब तो टीएमसी उन्होंने तो सीधा सीधा नेतृत्व हमें दे दो इंडी गठबंधन का। ये ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई है, जो कब? 300 से 240 पे लगा दिया, टिकाने तो लगा उस दिया ताकत उनको। को सर और बढ़ाते ना आप। टिकाने लगा दिया 240 पे। तो आप और उस ताकत को आज 2 बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। सर अगर आप उस ताकत का और इस्तेमाल करते तो आपको नहीं लगता राज्यों में भी सरकार हिला सकते थे आप? तो राज्यों में हम लोग तेलंगाना में हैं, हम अच्छा। लोग कर्नाटका में हैं, हम हाँ, लोग तो मैं हिमाचल यही में थोड़ी देर पहले हैं। कह रही थी, आप वोट चोरी फिर यहाँ पर नहीं हुई थी? अब केरला अब यहाँ पर वोट चोरी नहीं हुई थी? केरला में आने वाले हैं। हाँ, अच्छा, तो वहाँ वोट चोरी नहीं होगी? नहीं, वो देखेंगे अब ये क्या क्या गुल खिलाते हैं, ठीक है। बंगाल में क्या गुल खिलाते हैं। चलिए। तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर मैं रहे एक हैं। ही बात कहूंगा, चलिए फाइनल मैं एक ही बात कहूंगा जी। कि कर्नाटक में, झारखंड में, हिमाचल में जब कांग्रेस जीती तो ईवीएम भी ठीक था, वोट भी चोरी नहीं हुई। तो जनता देख रही है, समझ रही है। और गालिब, मुझे तो शेर आती नहीं है, लेकिन जो गालिब ने कहा था शब्द कुछ और होंगे कि चेहरे पे धूल थी और आईना साफ कर रहे थे। राहुल गांधी का समय उसी में बीत रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और इस पूरे बहुत सेशन में, शुक्रिया। शानदार तरीके से तमाम सवालों का जवाब देने। बेहद दिलचस्प पैनल और राजनीतिक बहस ये रही। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.